अस्सलामुअलैकुम, अब्दुल्ला कासिम राना फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर एम फर्स्ट ईयर MBBS। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली MD गेट गाइडेंस सेशन के लिए बनाई गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ना केमिस्ट्री के अंदर आप कैसे 56 आउट ऑफ 56 मार्क्स एस कर सकते हैं। अपना बताता चलूँ तो मेरे FSC के अंदर 1054 मार्क्स थे और नेशनल MD गेट के अंदर मेरे 194 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। और अपनी केमिस्ट्री का बताता चलूँ तो मेरे नेशनल MD गेट के अंदर केमिस्ट्री के अंदर 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स थे। अब केमिस्ट्री के ऊपर गाइडेंस देने से पहले ना आपको ये बता दूं कि मैंने इस सेशन को ना दो चीज़ों में डिवाइड किया है। फर्स्ट होगी जनरल गाइडेंस कि आपने बुक्स कौन सी पढ़नी है, आपने ओवरऑल केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है। मीन्स के बायो को पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है, फिजिक्स को पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है, इंग्लिश को पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है। केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है और उसके लिए बुक्स कौन सी चूज़ करनी है और ओवरऑल आपने फिर इसको रिवाइज़ कैसे किया करना है, उसके ऊपर आज सारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अब PTP की टेक्स्ट बुक को चूज़ करना है, कोई भी तरह की किसी भी तरह की गाइड या नोट्स को नहीं चूज़ करना आपने, क्योंकि वो गाइड्स बनाते वक्त ना काफ़ी चीज़ें दरमियान से छोड़ जाते हैं। काफ़ी कंसेप्ट्स जो होते हैं उनको वो इंतहाई समराइज़ करके अंदर के गाइड्स में लिख देते हैं, आपको मेजर कंसेप्ट फिर याद नहीं रहता। इसलिए आपने सिर्फ PTP की टेक्स्ट बुक को चूज़ करना है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किप्स के MD गेट के नोट्स जो है ना वो अच्छे हैं। अब जैसा कि हमारे यहाँ पे तलाश भाई ने पहले एक ऐप का नाम बताया था जिसके ऊपर MCQ सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी ज़्यादा बेहतरीन रहेगी। तो इस हवाले से नोट्स बेहतर हो जाते हैं क्योंकि आप उस पर MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा जो है ना नोट्स के अंदर कुछ पॉइंट्स को समराइज़ किया होता है, टेबल्स को समराइज बना के लिखा होता है, तो कि ताकि MCQs प्रेप करने में आसानी हो जाए। उसका मैं तरीका आपको बताऊँगा कि वो आप खुद भी बना सकते हैं अपनी PTP की बुक को रीड करने के बाद, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी चीज़ें फजूल भी लिखी होती हैं। अब ज़रा आ जाता हूँ कि केमिस्ट्री को ओवरऑल पढ़ना कैसे है। तो डिफरेंस आ जाता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका अलग है और सेकंड ईयर की केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका अलग है। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर ना कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं, रट्टा कम है। मीन्स के ना आपने ना एक चीज़ को ना एक आप पैराग्राफ पढ़ोगे ना फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, आपको फ़ौरन याद हो जाएगा। आप उसका कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से दिमाग के अंदर बिल्डअप कर लोगे। उसके अंदर ना पॉइंट्स जो होते हैं ना, जिस तरह वैल्यू पॉइंट्स होते हैं, वैल्यूज़ लिखी होती हैं, या रिएक्शंस इक्वेशंस जो हैं वो बहुत कम लिखी हुई हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। तो इस तरह फिर उसको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री तकरीबन बंदा 2 घंटे में तैयार कर सकता है अगर उसने पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है तो MD गेट के लिए, क्योंकि वो इंतहाई आसान है और उसका कंसेप्ट जल्दी बिल्डअप हो जाता है, उसको सिर्फ रीड करना है। लेकिन सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर ना रिएक्शंस इक्वेशंस बेतहाशा हैं। तकरीबन मैंने गिनी थी खुद अपने लिए, अराउंड 1100 इक्वेशंस बन रही थी पूरी बुक में। लेकिन आपका स्मार्ट सिलेबस था तो आपने भी पढ़ी भी थोड़ी होनी है। लेकिन MD गेट के अंदर तो मेरे ख्याल से जिस चैप्टर में इक्वेशन है वही दिए गए हैं, तो आपने ये सारी इक्वेशन को अच्छे तरीके से याद भी करना है। तो अब इसके ऊपर आ जाते हैं सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री। अब चैप्टर वाइज आ जाते हैं। चैप्टर वाइज में ना सबसे पहले आप चैप्टर आ जाता है, पहला चैप्टर जो बेसिक कंसेप्ट्स वाला था फर्स्ट ईयर के अंदर, उसके अंदर से MCQ आना है न्यूमेरिकल वाला, मोल्स ये यानी कि स्टाइकोमेट्री की इक्वेशन से कैलकुलेशंस आ जानी है, या फिर आ जाना ये मोल वाला कि ये मोल है, इसके दो कंपैरिजन वाले वो जो होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। आपसे सिंपल वो ये नहीं कहेगा कि ये मैथ्स है, ये एक एलिमेंट का मैथ्स है, उसका मॉलिक्यूलर मैथ्स है, तो आप उसको बताओ कि उसके मोल नंबर्स कितने हैं। इस तरह सिंपल न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, आपसे कंपैरिजन पूछा जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना आपने ना MCQs में इसकी प्रैक्टिस किया करनी है, जो नोट्स में से मिल जाते हैं या जो आपको ऐप बताई गई थी उसके अंदर आप देख लें, या फिर काफ़ी अकेडमीज़ जो होती हैं वो टेस्ट भी बनाती हैं, उनके ऊपर देखें, आप प्रैक्टिस करते हैं MCQs की। अब इसके बाद आ जाता हूँ, तीसरा चैप्टर आ जाता था हमारा गैसेस लिक्विड्स, फिर आगे सॉलिड्स वाला भी आ जाता था चौथा मिला के। तो ये चीज़ें जो है ना इनके अंदर ना ज़्यादातर याद रखने वाली चीज़ है कि आपने ना बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखना है। और उसके अलावा ना कि कुछ एलिमेंट्स के अंदर ना कुछ सब्सटेंसेस के ना इसके अंदर स्पेशल टॉपिक्स बनाए गए हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड वाला बनाया गया था। उसके अलावा जो है ये इस तरह के टॉपिक्स बनाए जाते हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से याद रखना होता है। उसके अलावा ना आपने ना एक डेरिवेशंस गैसेस वाले चैप्टर के अंदर ना डेरिवेशंस थी, उनको अच्छे तरीके से याद करना है। जनरल गैस इक्वेशन उसको बहुत अच्छे से कर लेना है। अब उसके बाद ना जिस तरह की ये डेरिवेशन से अब देखें ना ज़रा, कैलकुलेशन वाला जो मामला है, जो कैलकुलेशन वाले जो टॉपिक्स हैं ना वो फर्स्ट ईयर में ज़्यादा है। आपने ना ज़्यादातर इसमें ना जैसे गैसेस में कैलकुलेशंस आ जाती हैं। अब उसके अलावा चैप्टर 8 के अंदर जाके कैलकुलेशंस आती हैं।
चैप्टर 8 को भी मैं यही पे ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि उसका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा मिलता है तीसरे और पहले चैप्टर के साथ। तो चैप्टर 8 को आपने अच्छे तरीके से करना है, एसिड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस वगैरह सारे जो टॉपिक है। पीएच वाला जो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने वो सारा करना है। पीएच वाला टेबल बेशक ना याद करना, ठीक है। जो वैल्यूज़ वाले टेबल है ना, बड़े बड़े लिखे हुए हैं, वो आपने बिल्कुल याद नहीं करने, सिवाय इसके कि जिसके अंदर वो वाली वैल्यूज़ लिखी हो जो आगे भी लिखी हैं आपको दिखाई देनी है, या फिर जो किसी रिएक्शन इक्वेशन में इस्तेमाल होनी है, उनको याद रख लेना। और जैसे वो एसिटिक एसिड है, उसकी पी के उसकी के नहीं बोल सकता बंदा, क्योंकि वो इतनी बार पढ़ी होती है बंदे ने, कई बार आ भी जाती है। तो उसके अलावा जो हम उसके ऊपर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ना बताता चलूँ कि आपने ना थ्योरीज़, वो जो इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज़ दी गई थी वगैरह वगैरह, टॉपिक को इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, उनको याद करने की इतनी खास बात नहीं है, समरी उनकी कर लेना। एंड उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, ये क्या था, और उसके अलावा उनकी अंदर स्पेशल इक्वेशंस लिखी गई थी कुछ। अब जैसे वो एटॉमिक मॉडल्स के अंदर वो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी गई थी, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो है गैस डिस्चार्ज ट्यूब थी उसकी, वो ग्रीन लाइट किस कलर की थी, ये चीज़ें देखिए। मैंने कहा था ना छोटे छोटे पॉइंट्स वो हैं कम, लेकिन ना फर्स्ट ईयर के अंदर अगर वैल्यू वाले पॉइंट्स लिखे हुए हैं या फिर स्पेशल MCQs के की पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, तो उनको याद करना ज़रूरी है। सेकेंड ईयर के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर चैप्टर नंबर 6। हाँ, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स ओवरऑल याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनका टेबल बन जाता है बंदे से आराम से, KLMP SPDF और इस तरह करके ना, वो टेबल आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। चैप्टर 6 के ऊपर आ जाता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ना आपने ना सिंपल वो ज़्यादा कंसर्न रखना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन से, और MOT तो आपकी है नहीं मेरे ख्याल से। और उसके अलावा वेस्पर थ्योरी, उसके एंगल्स, वो टेबल जो बना हुआ था, और बाकी जो एग्जांपल्स दी गई थी उनको अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके अंदर ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और वो क्या नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उनको रीडिंग कर लेना। वो तो बेसिक का कंसेप्ट लिखा हुआ है, इनकी एग्जांपल्स। हाँ, इनकी जो एग्जांपल्स दी गई है ना इस पूरे चैप्टर 6 के अंदर, जिस भी रिएक्शन ये बॉन्ड की एग्जांपल दी गई है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। अब उसके बाद ना, क्योंकि ना आप MD कैट के अंदर या तो आपको एग्जांपल पूछ दी जाएगी, या फिर कंसेप्ट पूछ दिया जाएगा, या फिर इक्वेशन उठा के दिख दी जाएगी कि उसके प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैटलिस्ट के बारे में बताया, कन्वर्जन बता दी जाएगी। अब उसके बाद चैप्टर 7 वो तो इंतहाई आसान है, उसके अंदर करना क्या है, वो उसको अच्छे से कर लेना। बस उसकी जो वैल्यूज़ है ना, क्या नाम है, बॉन्ड हार्बर साइकिल के अंदर जो एनर्जी की वैल्यूज़ थी उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है आपने, कि कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है, कितनी कंज्यूम हुई है। तो उसके अलावा अपने ना चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9 तो इतना खास नहीं है, उसका पहला 2 पेज ही है मेरे ख्याल से। चैप्टर 10 थोड़ा कंफ्यूज करता है बंदे को, लेकिन ना करना पड़ता है, वो है भी इंतहाई आसान। 2 चीज़ों में डिवाइड किया है उसको, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के अंदर। अच्छे तरीके से याद कर लेना उसको, उसके इलेक्ट्रोलिटिक सेल की प्रॉपर्टीज़ को याद करना, यूजेस को याद करना अच्छे तरीके से, और SCG को याद कर लेना है। और हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद करनी है सारी। आपने वैल्यूज़ नहीं याद करनी, आपने उनका ऑर्डर याद करना है सारा, जितना भी वो ऑर्डर लिखा हुआ है ना वो याद करना है। और उसके अलावा जो है ना चैप्टर 10 हो गया। चैप्टर 11 और 8 का रिलेशन था इकट्ठा। 11 जो है वो सारा का एक्सप्लेनेशन ही है, अच्छे तरीके से उसको याद करना है, यानी कि ना मैंने कि वो आप एक पे पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा आराम से, क्योंकि वो ज़्यादा रट्टा नहीं है। कैटलिस्ट्स को अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि उसमें एंजाइम वाला टॉपिक आ जाता है। फिर आप आ जाते हैं सेकेंड ईयर के ऊपर। सेकेंड ईयर के अंदर ना चैप्टर 1 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसके ट्रेंड्स आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं कि इस ट्रेंड्स जिस भी यानी कि प्रॉपर्टी के ट्रेंड्स आ रहे थे ना, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे उसमें सल्फर का जिक्र आ गया है। आयनाइजेशन एनर्जी का जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 के अंदर था कुछ चैप्टर, अब वो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के जो है ना रिएक्शन दिए गए हैं, वो इंतहाई यानी लगता है मुश्किल है, लेकिन इंतहाई आसान होते हैं। अल्कली अल्कलाइन मेटल्स के रिएक्शन कर लेने हैं, इसके अंदर ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स वाली प्रॉपर्टीज़ करने वाली है। तो अब उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनिक, इसके बाद ना मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी कर लेना अच्छे तरीके से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके 56 में से ना 45-40 MCQs ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आ जाते हैं। इस चीज़ को आपने इसलिए इसको इंतहाई वेटेज देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से रट लेना है, हर इक्वेशन को अच्छे तरीके से याद करना है, इसका कैटलिस्ट क्या है, कहाँ से ये निकल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ना आपकी ना चैप्टर के एंड पे आपने देखा होगा कन्वर्जन्स, एक चीज़ एक बन रही है, दूसरे फिर उससे एक और चीज़ बन रही है, उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, कहीं से भी देख लो उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ना इक्वेशंस इंतहाई इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके कैटलिस्ट जो हैं वो आपने ध्यान से याद रखने हैं। कैटलिस्ट क्या MCQs बन सकता है आराम से,
और जो लंबे लंबे मैकेनिज्म के स्टेप्स लिखे हुए हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल इक्वेशन करनी है आपने, ठीक है। अब चैप्टर 12 थोड़ा मुश्किल हो जाता था, जिसके अंदर मैकेनिज़्म लिखा हुआ है, उसके मैकेनिज़म्स करने वाले हैं, उनको अच्छे तरीके से करना है आपने, कि क्योंकि ना उसके मैकेनिज़म्स में से MCQs उठ के आ जाते हैं। और टेस्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है उसके एंड पे, बेशक वो सिलेबस में नहीं दिए गए लेकिन आपने करने हैं। अब जैसे मैं सिलेबस देख रहा था ना, उसमें उसने प्रिपरेशन और रिएक्शंस का कहा हुआ था सिर्फ। आपने अगर ये दो चीज़ें हैं ना, इन्हीं दो चीज़ों पे चैप्टर होता है सारा, यूजेस भी इन्हीं में आ जाती हैं रिएक्शन में, तो आपने वो सारा कुछ ही करना है। मीन्स कि नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर में से हर चीज़ करने वाली है। अब आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, उसके अंदर ना, हाँ हमारी बार ना पिछली बार एक MCQ आ गया था जिसके अंदर ना वो ट्राइंगल टाइप एक मॉडल स्ट्रक्चर बना हुआ था, फेडरल बोर्ड का था वो। तो बच्चों को समझ नहीं आई कि इसमें क्या, वो पूछ रहा था कि ना किसमें वो है हो रही है ट्रांसफॉर्म कौन सी है, सिस फॉर्म कौन सी है। तो इंतहाई आसान था कि जो एक एटम के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, वो चारों में से एक में नज़र आ रहे थे, तो वही ठीक आंसर था ना। यानी कि कंफ्यूज करने के लिए वो मुश्किल दिखा सकता है MCQs, लेकिन वो MCQ मुश्किल होता नहीं है बिल्कुल भी। तो बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री लगती बहुत मुश्किल है लेकिन होती बहुत आसान है, और मैं कह सकता हूँ कि फ़िज़िक्स से ज़्यादा जल्दी केमिस्ट्री आपको तैयार हो सकती है। तो 30 दिन रह गए, अच्छे तरीके से पढ़ो, और कोई ज़रूरत नहीं है वक्त ज़ाया करने, अच्छे तरीके से पढ़ें और टाइम ज़ाया नहीं करना, यही चीज़ आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। मिलते हैं KE में। अल्लाह हाफ़िज़।